इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, ये सीधे सीधे नहीं नाप सकते, इनमें कोई स्केल नहीं लगा होगा जो आपको नाप की रीडिंग बता दें। जो नाप की डायरेक्ट रीडिंग बता रहे हैं उसको डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, जैसे स्केल है, मेजरिंग टेप है, वर्नियर कैलिपर है और माइक्रोमीटर है। इसमें स्केल लगा होता है ना, जितना भी आपका ऑब्जेक्ट का नाप है वो आपको रीडिंग डायरेक्ट मिल जाती है उसमें। इनडायरेक्ट मेजरिंग इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो आपको नाप पढ़ नहीं पाएंगे आप उसमें से, आपको स्केल की जरूरत होती है इनके साथ। तो हमारे जो इनडायरेक्ट ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैं इनको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के लिए इस्तेमाल नहीं करते, इनको हम स्केल के साथ इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग इनका स्केल के साथ रहेगा। तो अब तक आपको ये बात पता चल गई कि इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हम किनको कह रहे हैं। वो इंस्ट्रूमेंट ऐसे होंगे जिसमें कोई स्केल नहीं लगा होगा, वो क्या करेंगे, सिर्फ आपके साइज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, साइज का नाप लेने के लिए आपको स्केल की जरूरत पड़ेगी, प्रयोग करना पड़ेगा, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कह रहे हैं। मेजर तो कर देगा लेकिन खुद नहीं कर पाएगा, स्केल की मदद से कर पाएगा। और दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते, हाई टॉलरेंस के लिए आप इनका प्रयोग रिकमेंडेड नहीं है। अब ये कर क्या क्या सकते हैं, जरा इसकी बात कर लें। ये चेक कर सकते हैं साइज को, पहला क्या है, चेक कर सकते हैं। आपने कोई साइज उस इंस्ट्रूमेंट में भर लिया और बहुत सारे आइटम है जिनको आपको उस साइज पे चेक करना है, तो आप लगातार जल्दी जल्दी उससे चेक कर सकते हैं। पहला काम क्या कर सकते हैं, ये चेक कर सकते हैं। रीड नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, लेकिन चेक कर सकते हैं। ठीक है, मेजरमेंट तो आपको स्केल की मदद से लेनी ही पड़ेगी। दूसरा इनका काम है, ये ट्रांसफर कर सकते हैं। जब हम इसको स्केल के साथ यूज कर रहे हैं तो स्केल से मेजर करके हम जॉब पे ट्रांसफर कर सकते हैं, या जॉब को नाप के हम स्केल पे पढ़ सकते हैं। और या एक तीसरा और तरीका होता है कि हम एक कैलिपर से दूसरे कैलिपर पे साइज ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये तीन तरीके के ट्रांसफर करते हैं, जॉब से स्केल पर, स्केल टू जॉब या जॉब टू जॉब। अब सवाल ये आता है सबसे पहले कि जब हमें स्केल का प्रयोग करना ही पड़ रहा है इनके साथ, तो क्यों ना हम स्केल को ही यूज कर लें। इनको क्यों यूज किया जाता है, ये सवाल तो बहुत वैलिड है ना। कई जगह ऐसी होती हैं, कई ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको आप स्केल प्रयोग नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बना के लाया हूं आपके लिए, ये एक मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें एक ग्रूव डला हुआ है। उस ग्रूव में हो सकता है ग्रीस आए, हो सकता है ऑयल सील आए, लेकिन किसी चीज़ का ग्रूव है ये। इसको मैं कैमरे में दिखा देता हूँ, इस तरीके का कोई ग्रूव है इसमें। अब अंदर वाला जो डायमीटर है मुझे वो नापना है, इसको स्केल से कैसे नापूंगा? क्या कोई तरीका है मेरे पास कि मैं अंदर वाले किसी डायमीटर को इसको स्केल से नाप सकूं? कोई है? नहीं नाप सकता ना। तब मुझे कोई ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो इसके नाप को वहां से उठा के और मुझे स्केल पे बता दे। सपोज ये है वो, यही है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसको आउटसाइड कैलिपर कहेंगे। पर ये कैसे नापता है, ये उस अंदर वाले साइज को ऐसे नापता है। आपके पास इसको छोटा और बड़ा करना, खोलने का प्रोविजन होता है, और ये इसके साइज को नाप, जब ये दोनों तरफ से टच होकर निकल जाएगा तो वही मेरा साइज है। और फिर इसके बाद मैं इसको आराम से पढ़ सकता हूं स्केल के साथ। 12 mm की रीडिंग आ रही है, आप सब लोगों को दिख रही है। तो जो साइज मैं वैसे नहीं चेक कर पा रहा था, उसको मैंने इस कैलिपर की मदद से और बाद में स्केल के प्रयोग से मैंने इसको नाप लिया। यही है आपके इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एक तो मैंने ये आपको बताया कि आपने साइज जॉब पे नाप लिया और उसको स्केल पे ट्रांसफर कर दिया, मतलब स्केल पे जाके नाप लिया। इसको क्या कहेंगे, जॉब टू स्केल। जॉब से नापा, साइज लिया और स्केल से जाके नाप लिया। दूसरा क्या तरीका हो सकता है कि मैं पहले ही इसको स्केल से नाप लूं कि मुझे ये चेक करना है कि ये 12 mm है या नहीं है, तो मैंने इसको 12 mm ही खोला होगा, यहाँ से खोल कम और बंद ज़्यादा कर सकता हूँ ना। और उसके बाद मैंने सारे वो जॉब चेक करने शुरू कर दिए। तो मैंने साइज को कहाँ से ट्रांसफर करा, स्केल से ट्रांसफर करा और जॉब को चेक कर लिया। ये बात समझ में आ रही है? अब रही तीसरी बात, इस जॉब से जॉब पे कैसे ट्रांसफर होता है। एक तो ये है मेरे पास ऑब्जेक्ट, और सोचो इसके अंदर कोई चीज़ ऐसे अंदर आने वाली है। हो सकता है वो 2 पीस में हो सकता है वो फ्लेक्सिबल हो, और यहाँ पर लाकर इसको छोड़ दूँ तो वो रबड़ की हो, इसके अंदर बैठ जाए। ऑयल सील ऐसी होती है। उस ऑयल सील का इंटरनल डायमीटर भी तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि वो वहाँ तो ढीली नहीं रह जा रही है ना। तो फिर मैं क्या करूँगा, 2 कैलिपर का यूज करूंगा, एक आउटसाइड एक इनसाइड, और फिर इसके इस साइज को इसमें भर लूंगा। इसको ऐसे खोलता रहूंगा और जब ये दोनों तरफ टच हो जाएगा, ओके, तो ये साइज मेरे पास अब 12 mm आ गया होगा। इससे मैं उस ऑयल सील का, जो भी वो आइटम है जो इसके अंदर आके फिट होने वाला है, उसके बोर को नाप लूंगा। ये इनसाइड कैलिपर है ना। तो अब इसको भी चेक कर लें एक बार। ये भी आपको 12 mm रीडिंग देने वाला है, राइट। अब ये जिस हिसाब से हम रीडिंग इसकी स्केल से ले रहे हैं, आपको अंदाजा हो गया होगा ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तरीका नहीं है ना। हम जब माइक्रोन की बात करते हैं, जो हमें आंखों से फर्क दिख भी नहीं रहा है, इतना फर्क तो इसमें आ सकता है ना। और इसके लेग इतने बड़े होते चले जाते हैं, आप इस बात को समझोगे कि इसमें रिजिडिटी की प्रॉब्लम आएगी,
मतलब हम जब साइज को चेक करेंगे तो हो सकता है वो ज़्यादा टाइट होकर निकल गया हो या बहुत हल्के से छू के निकल गया हो। इतनी देर में तो हमारे 50 माइक्रोन इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हाई एक्यूरेसी के लिए हम इसको नहीं यूज़ करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम एक कैलिपर से दूसरे कैलिपर पे ट्रांसफर कर सकते हैं साइज। इसने किसी और ऑब्जेक्ट को नापा, आउटसाइड डायमीटर को, और हमने इसको ट्रांसफर कर लिया इनसाइड डायमीटर को नापने का, जो ऑब्जेक्ट इसके साथ आगे फिट होने वाला है। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई। अब समझते हैं कैलिपर कितने प्रकार के हैं, क्या क्या है ना इसके टाइप्स। कई कैटेगरी में हो सकते हैं इसके टाइप। पहला इसका टाइप है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। फंक्शन मतलब वो क्या काम करने वाला है, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। इसमें 3 आपको अपनी किताबों में मिलेंगे, मैं आपको 4 बता रहा हूं, ठीक है। पहला है ए आउटसाइड। आउटसाइड कैलिपर कहते हैं इसको, ठीक है। लोकल भाषा में इसको कंपास भी कह देते हैं, कंपास ये नहीं है, आउटसाइड कैलिपर ही इसको कहते हैं, ठीक है। ये कैसा दिखता है भाई, इस तरीके का ये दिखता है। यहां पर इसका कोई भी जॉइंट का डिजाइन हो सकता है, वो भी बताऊंगा। ये यहां से चेक करेगा आपके साइज को, तो ये आप समझ जाएंगे कि ये बाहर वाले साइज को चेक करेगा, और ये है वो आउटसाइड कैलिपर जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप समझ पा रहे हैं मैंने क्या बनाया था, ठीक है। अगर इसके लेग्स अंदर की तरफ झुके हुए हैं तो ये बाहर के किसी साइज को चेक करेगा, और हम तब इसको कहेंगे आउटसाइड कैलिपर। दूसरा क्या हो सकता है, अगर आउटसाइड है तो अगला क्या आने वाला है, इनसाइड, करेक्ट। इनसाइड कैलिपर इसके अपोजिट होता है। इनसाइड कैलिपर आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, उसके जो लेग्स हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए होंगे। बाहर की तरफ निकले हुए हैं तो इसका मतलब वो अंदर के किसी साइज को चेक करेगा, और वो कैसा दिखता है आपको, वो आपको ऐसा दिखता है। इसमें आप देख पाएंगे इसके जो लेग्स हैं वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। तो ये किसी ऑब्जेक्ट के बोर को यानी कि इंटरनल साइज को मेजर करेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है आपको, इसको हम क्या कहेंगे, इनसाइड कैलिपर। एक और होता है ये, इसके दोनों पैर अलग अलग होते हैं, इसलिए इसको नाम दिया ऑड लेग कैलिपर। इसके 2 नाम और भी हैं, वो भी मैं लिख देता हूं आपको। इसको जेनी कैलिपर भी कह देते हैं, और या फिर इसको हर्मैफ्रोडाइट कैलिपर भी लिख देते हैं। ये तीनों इसी के नाम हैं। अब ये किस काम आता है, इनसाइड आउटसाइड तो हमने देख लिया, ये किस काम आएगा, ये काम आता है प्राइमरीली, ज्यादातर ये काम आता है किसी गोल ऑब्जेक्ट के सेंटर को ढूंढने के लिए। मान लीजिए ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, डायमीटर का आधा डायमीटर नाप लेते हैं। सपोज ये इसका डायमीटर आ रहा, ये 48 mm के करीब आ रहा है, ठीक है। 48 का आधा कितना हो गया, 24। तो मैं इसको 24 यहां से नापूंगा। उसके बाद ये वाला जो इसका लेग है जो थोड़ा नीचे से मुड़ा हुआ है, एक लेग बिल्कुल सीधा होता है, एक लेग थोड़ा मुड़ा हुआ होता है। तो जो शार्प वाला वो है उससे तो मैं सेंटर को मार्क करूंगा, और इस वाले से मैं इसकी एज पे रख के यहां पर एक लाइन मारूंगा, फिर 90 डिग्री पे यहां पर एक लाइन मारूंगा, फिर 180 डिग्री पे एक लाइन मारूंगा, और तो आपके पास एक क्लियर कट सेंटर आता है। इस सेंटर पे अब अगर कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, आपको कोई सर्किल मारने हैं या कोई राउंड मारने हैं, तो आपके पास वो सेंटर आना पहले जरूरी था ना, तभी तो ऐसा होगा। ये सेंटर को निकालने के लिए काम आता है। दूसरा इसका प्रयोग क्या हो सकता है, मैं जेनी कैलिपर की बात कर रहा हूं, ऑड लेग कैलिपर या हर्मैफ्रोडाइट कैलिपर इसको कहेंगे। ये किसी ऑब्जेक्ट पर अगर आपको समानांतर लाइन मारनी है किसी सतह से, तो उसमें काम आ जाता है। चौथा भी एक है डी, उसको हम क्या कहेंगे, डिवाइड। ये डिवाइडर है, इसका नाम ही डिवाइडर है। ये किसी सीधी या वृत्तीय रेखा को आपको बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा। एक पॉइंट से शुरू करूं, पहला, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आप 10 पे देख रहे हैं कि ये आगे निकल गया, तो अब फिर दोबारा मैं इसको हल्का सा कम करूंगा ताकि 10 बराबर हिस्सों में विभाजित हो जाए। जब 10 11वां पॉइंट मेरा यहां पर दोबारा आ जाता है तो 10 हिस्सों में विभाजित हो गया है। आप कहें कि साहब इससे तो ज्यादा आसानी तो मैं स्केल से कर लूंगा, इतनी देर में तो मैं स्केल से जल्दी कर लूंगा, इसको तो बार बार चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट आपके पास बहुत सारे हैं, 100 हैं, तो 100 में स्केल लगाना पड़ेगा ना। अच्छा ये है कि एक बार आप इसमें वो साइज भर लें, एक पे चेक कर लें, उसके बाद फटाफट बाकी सारी चीजें हो जाती हैं। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। दूसरा, अगर कोई वृत्तीय है उसको तो आप स्केल से नहीं डिवाइड कर सकते ना। मान लीजिए कोई फ्लैंज आपने बनाया है, और ये फ्लैंज भी स्टैंडर्ड पे बनते हैं बेटा, डी टेबल होती है वो, उसमें सब लिखा रहता है कि अगर इतना प्रेशर है तो इस फ्लैंज की मोटाई इतनी होगी, इसमें इतने होल्स होंगे, इतने डाई के होल्स होंगे, और ये पीसीडी होगी, ये इसका ओडी होगा, सब कुछ लिखा रहता है उसमें। इतने एमएम के पाइप के लिए डी टेबल बनी रहती है। अब मान लीजिए कोई फ्लैंज है, फ्लैंज आप समझ रहे हैं ना, जो मैं इसकी बात कर रहा हूं, फ्लैंज इसको कहते हैं। पाइपलाइन एक इधर से आ रही है, और इसके साथ हमने आगे एक फ्लैंज लगा के पाइपलाइन आगे भेज रखी है, इसको आप फ्लैंज कहते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर नट बोल्ट लगे रहते हैं, और उस नट बोल्ट से ये दोनों फ्लैंज के फेस आपस में कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है।
इसमें ये जो बोल्ट डालने के लिए छिद्र बनाए गए जाते हैं, ये एक पीसीडी कहलाती है, पीसीडी। इस पीसीडी पे हमें मान लीजिए 6 होल करने हैं, और ये फ्लैंज भी बीच में से जहां पाइप वेल्ड होगा वहां पर ऐसे कटा हुआ होगा ना, तो यहां पर आप डी तो नहीं रख सकते, प्रोटेक्टर तो नहीं रख सकते ना, तो फिर कैसे इस पूरी लाइन को विभाजित करें? तब भी हमारा डिवाइडर काम आता है। ठीक है, आपने एक सेंटर लाइन निकाली और यहां से लेना शुरू किया वो माप। आपको होल का सेंटर चाहिए जहां पर जिस सेंटर पे ड्रिल आके काम करेगी ना, तो आप इसको मान लीजिए 6 पे चाहिए आपको, तो आप इसको खोलेंगे 1 2 3 और ऐसे अगर आपके 6 पे ये पूरा वापस यहाँ आ जाता है, 7वां पॉइंट यहाँ आ जाता है, तो 6 हिस्से हो गए। कम आ रहे हैं तो इसको खोलो, ज्यादा आ रहे हैं तो इसको बढ़ाओ। बात समझ में आ रही है? मतलब ये 7वां पॉइंट आगे निकल गया तो इसको कम करना पड़ेगा ना, और अगर कम रह गया तो इसको खोलना पड़ेगा ना। एक बार आपने इस जॉब को सेट कर लिया, आपके पास ये आ गया, साइज आ गया, फिर आपके बाकी फ्लैंज पे मार्किंग करना बहुत आसान हो जाता है। तब जाके ये बहुत उपयोगी एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है आपका डिवाइडर। तो अब तक हमने क्या समझा? अकॉर्डिंग टू फंक्शन कैलिपर हमारे 4 प्रकार के। भाई सबको समझ में आ रही है, नहीं आ रही बात? ओह गुड है यार। अब दूसरा इसका वर्गीकरण देख लेते हैं। डिजाइन के अनुसार, डिजाइन के अनुसार हमारे कैलिपर 2 टाइप्स में बांटे गए हैं। पहला है फर्म जॉइंट और दूसरा है हमारा स्प्रिंग जॉइंट। ये आपको मैं बता देता हूं। ये जो आपको जॉइंट दिखाई दे रहा है मेरे जेनी कैलिपर में, यहां पर आपने देखा एक रिविट लगाई है दोनों पैरों को जोड़ने के लिए, इसके लेग्स कहलाते हैं। अभी पार्ट्स के नाम बताऊंगा तो बता दूंगा। ये आपका फर्म जॉइंट कहलाएगा, ठीक है। और ये वाला जो आपका डिजाइन है ये आपका स्प्रिंग जॉइंट कहलाएगा। इसमें यहां पर एक स्प्रिंग लगा हुआ है ये, ठीक है। ये स्प्रिंग इसमें कोई जॉइंट नहीं लगा हुआ, दोनों लेग को हमने आपस में बांधा नहीं है, दोनों लेग बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आप इस स्प्रिंग को निकाल दो तो ये दोनों लेग अलग अलग हो जाएंगे, बीच की पिन भी अलग हो जाएगी, कोई जॉइंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। एक बीच में पिन लगी हुई है और इसका डिज़ाइन कुछ ऐसा है कि ये स्प्रिंग इसको ऊपर से, जो इसके लेग के ऊपर वाले हिस्से हैं उनको ऐसे दबाता है, तो ये अपने आप ही खुलता चला जाता है। मतलब खोलने में आपको इसको दिक्कत नहीं होगी, स्प्रिंग उसको खोलता रहेगा। बंद करने में आपको इसको जान लगानी पड़ेगी, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा है? इस जॉइंट का क्या फ़ायदा है? कभी कभी इंटरनल डायमेंशन, जैसे ये है ना आपका इनसाइड डायमीटर लेने वाला, कभी कभी वो डायमीटर बीच में से बड़ा होता है। मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, इस तरीके का कोई आधा मैंने दिखा रखा है, ये आधा बुश है, ये ऐसे समझ लेना पूरा होगा, आधा काट के आपको दिखा रखा है। तो ये वाला जो डायमीटर है, अंदर हमने डायमीटर को बड़ा कर रखा है, तब हमारे लिए ये स्प्रिंग जॉइंट वाला जो कैलिपर है ये बड़ा उपयोगी हो जाता है। तब हम क्या करेंगे, इस छोटे वाले डायमीटर में से इसको करेंगे अंदर और फिर यहाँ पर इसको खोलेंगे, और जब ये मेरा दोनों तरफ डायमीटर पे टच हो जाएगा तो मेरे पास साइज आ गया। अब बाहर कैसे निकालूं इसको? बाहर निकालूं तो साइज फर्म जॉइंट होता है, तो बाहर निकालने के बाद कैसे पता चलता है कितना खुला हुआ है? इसको यहीं के यहीं हम बंद करके और वापस निकाल लेते हैं और फिर बाहर निकाल के छोड़ देते हैं, तो मेरा वही साइज आ गया ना जो अंदर है। तब ये स्प्रिंग जॉइंट वाला कैलिपर बहुत उपयोगी हो जाता है। अगला वर्गीकरण है अकॉर्डिंग टू साइज। आपकी बुक्स में लिखा होगा कि 2 इंच से लेके और 8 इंच तक, यानी कि 50 mm से 200 mm तक आपको हर एक इंच के साइज में ये मिल जाएंगे। 25-25 mm के वेरिएंट में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आमतौर पर मार्केट में आपको ये साइज मिल जाएंगे, क्योंकि मार्केट में ये स्केल भी उपलब्ध है, तो इसके साइज के अकॉर्डिंग सारे कैलिपर भी उपलब्ध है, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि आप इसको बना नहीं सकते इससे बड़ा, इससे बड़े बनते हैं ना। ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? और स्प्रिंग जॉइंट वाला है ना, आउटसाइड कैलिपर है ना, ये तो बहुत बड़ा है। ये 8 इंच का, इसकी कहाँ से साइज नापा जाता है? इस पॉइंट से, अभी बता रहा हूँ, और इसके लेग की सीधी लंबाई तक ये इसका साइज होता है। तो ये साइज क्या 8 इंच लग रहा है आपको? ज़्यादा लग रहा है? तो फिर इसको नापेंगे कौन से स्केल से? ये है आपका इनसाइड दिखाई दे रहा है, इसके लेग्स दिखाई दे रहे हैं आपको बाहर निकले हुए, ये भी आपका इनसाइड है। साइज में 200 mm से ज़्यादा मिल सकते हैं। आपको लग रहा है ये 200 mm है, तो 300 mm तो यहाँ तक ही हो गया। अब इसको नापेंगे कैसे? इसका तो ये साइज खुल गया, ये तो आपका स्केल आ ही नहीं रहा। तो मैं वही बताने वाला था, जो किताबों में लिखा है वो स्टैंडर्ड साइज जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल होते हैं। हमारे पास 2 फीट का भी फीता होता है ना, ये वही तो है, इससे नाप लेंगे। अगर आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो किसी भी साइज का बन सकता है, पर परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड ये वो हैं जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल है। मतलब आप जाओगे तो आपको ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, उनके पास होगा वो मार्केट में, ठीक है। पर ऑर्डर पे आप इसको छोटा या बड़ा बनवा सकते हैं, ठीक। सिर्फ 2 चीज़ें रह गई। पहली बात, ये बना किस चीज़ का है? क्या कोई बता सकता है आप में से किस चीज़ का बना है? माइल्ड स्टील का, करेक्ट। इसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या है भाई? माइल्ड स्टील। पर आप इसको हाई कार्बन स्टील का बनवाना चाहो बन जाएगा, अगर आपको वो आवश्यकता है बनवा लो। पर क्योंकि हम इसको आमतौर पर मशीन्ड किसी सरफेस को चेक करते हैं, जैसे डायमीटर बन गया तो डायमीटर को चेक करते हैं ना इससे,
तो मशीन हुए सरफेस पे हम बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल को टच नहीं करना चाहेंगे, खास तौर से तब जब हम उसको रगड़ के देखना चाह रहे हो, निशान पड़ जाएंगे ना भाई। इसलिए माइल्ड स्टील का ये अच्छा रहता है। समझ में आ गई बात? अब आखिरी पॉइंट इसका, इसके पार्ट्स को क्या कहते हैं। एक ही तो पॉइंट रह गया, इसके अलग अलग पार्ट्स को क्या कहते हैं वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ लेना चाहिए। मैं एक ड्राइंग बना देता हूं ताकि उस पर लिख दूं फिर। ऑलराइट दोस्तों, बस इसमें इसकी चोटी नहीं है ना, मैंने वो चोटी भी बना दी, कुछ में होती है वो चोटी, ये रही, ये देख गई। ऑलराइट, अब इसके पार्ट्स के नाम को क्या क्या कहते हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले चोटी से शुरू करते हैं, इसको कहते हैं क्या? पैग। वेरी गुड। ये जो स्प्रिंग की एक पत्ती लगी रहती है इसमें, स्प्रिंग स्टील की, इसको क्या कहेंगे हम? स्प्रिंग। इसको स्प्रिंग लीफ भी कह सकते हैं आप। ये जो एक पॉइंट है बीच में, ये जहां से ये कैलिपर आपका रोटेट करेगा, ये एक पॉइंट है जिसपे चाहे वो फर्म जॉइंट हो या वो स्प्रिंग जॉइंट हो, एक ये वाला पॉइंट तो आपको मिलेगा जिसपे दोनों लेग्स आप मूव कर रहे होंगे, रोटेट कर रहे होंगे, ठीक है ना। इसको आप क्या कहेंगे? फल्क्रम। इसको आप पीवॉट भी कह सकते हैं। हो सकता है कुछ किताबों में इसको पीवॉट कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही है। फल्क्रम वो बिंदु जिस पे कोई ऑब्जेक्ट रोटेट करेगा। तो आपका ये जो कैलिपर है, इसके लेग्स हैं वो यहां से रोटेट करते हैं, ठीक है। इसको स्क्रू कहेंगे, ये तो किसी को समझने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहां पर एक चूड़ियों वाला स्क्रू लगा हुआ है, उसके ऊपर एक नट लगा हुआ है जिसको जो लॉक करता है इसके साइज को, उसको आप नट कहेंगे। नर्ड, उस पर नर्लिंग हुई होती है, इसलिए उसको नर्ड नट भी कह देते हैं। जो इसके पैर हैं उनको क्या कहेंगे? लेग। देखने वाली बात यह है कि वर्किंग कंडीशन देखते हुए आप ये देख लें कि ये लेग जो हैं बंद अवस्था में दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिल रहे हो, ठीक है। इसकी लंबाई फलक्रम से और पैर की ये सीधी रेखा जो होती है, ये है इसका साइज। जो अभी मैंने आपको वर्गीकरण बताया था साइज के अनुसार, 2 इंच का है तो ये 2 इंच होगा, यहां से लेके यहां तक पूरा नहीं होता बेटा। ये इसका साइज क्या है? इसका साइज ना, ये वाला साइज भी नहीं होता इसका साइज स्पेसिफिकेशन में किसको माना जाता है? फलक्रम से आपके सबसे नीचे वाले पॉइंट तक सीधी रेखा। और ये जो आपका ये बॉल सी लगी हुई है, ठीक है, इसको आप बॉल कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉपर भी हो सकता है, ये कहलाता हो, बल्ब कह लो इसको। और इसका फायदा है, स्केल आपको बाहर का डायमीटर बता सकता है ना, ये अंदर तक जाके ये बता सकता है कोई टेपर तो नहीं है, मतलब ये डायमीटर अंदर से जाके बड़ा तो नहीं हो रहा या छोटा तो नहीं हो रहा। ये बाकी सावधानियां वैसी ही रहेंगी जैसे बाकी मैंने इंस्ट्रूमेंट में बताई हैं। हैंडल विद केयर, बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी, बहुत ज़्यादा जान नहीं लगानी, वरना आपका डायमेंशंस गलत आने वाली है, साइज गलत नापने वाले हैं। साफ सफाई रखो, वर्किंग कंडीशन में रखो बस, और सीधा अलाइनमेंट में पकड़ो, जॉब की धुरी के अलाइनमेंट में रहेगा, तिरछा विरछा नहीं रखेंगे। आप लोगों को कोई सवाल रह गया तो इस लेक्चर को आज के लिए यहाँ पर रोक दें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। धन्यवाद। कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू।